नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल के अंतर्गत भारतीय मृदा के बारे में। भारत की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, भारतीय मृदा की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज इस वीडियो पर मैं चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत एक विशाल देश है जहां अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषि वहीं उत्तम हो सकती है जहां मृदा उपजाऊ तथा सुविकसित अवस्था में हो। मृदा हमारे जीवन के लिए एक मूल्यवान तत्व है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। मृदा से हमें वनस्पति और कृषि उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसकी उपजाऊ शक्ति व उसकी गहराई किसी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो वहाँ या किसी भी स्थान की मृदा की अगर हम निर्धारण के दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विभिन्न मृदा वर्गीकरण या मृदा में भिन्नता पाई जाती है उसके मुख्य कारण उस स्थान की स्थलाकृति, वनस्पति व जलवायु में पाई जाने वाली भिन्नता है। और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में एक प्रकार की मृदा नहीं मिलती है। मृदा का जो संगठन है वो अलग अलग मिलता है। भारतीय मृदा को वर्गीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम कहते हैं ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1956 में 1956 में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया जिसमें भारतीय मृदा को मुख्य रूप से 8 वर्गों में विभाजित किया गया था। आज हम उसी 8 वर्गों में विभाजित मृदा की क्रम से एक एक विशेषता की चर्चा करेंगे। तो हम सब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लगभग जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया वर्गीकरण है उसकी मुख्य विशेषताओं के आधार पर, तो सबसे प्रमुख स्थान पर जो मृदा आती है उस मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा। इस जलोढ़ मृदा को एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। यह जो मृदा है ये लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, और अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 43.4% भाग पर यह मृदा मिलती है। तो लगभग जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है देश के संपूर्ण भाग में वो 43.4% है। इस मृदा का निर्माण होने का जो मुख्य कारण है, लाखों वर्षों से अर्थात निरंतर काफ़ी लंबे समय से नदियों द्वारा लाए गए जो जलोढ़ जमा होते हैं उन जलोढ़ के जमाव से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अर्थात नदियों द्वारा डिपॉजिट किए गए तलछट से इनका निर्माण होता है। इसे विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे नया जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं, पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, तराई जो मिट्टी है वो भाबर कहलाती है, अनुपजाऊ मिट्टी ऊसर कहलाती है। तो एक इसी के अलग अलग सब डिवीज़न करते हैं। इस मृदा की जो मुख्य विशेषता है वह ये बहुत ही उर्वर मृदा है। चूना पोटास की इसमें बहुलता मिलती है। हुमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। ये मृदा मुख्य रूप से भारत के उत्तरी मैदान जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी भाग, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में मिलती है। दूसरी जो मृदा है उस मृदा की जब हम बात करें तो उस मृदा का नाम है काली मिट्टी, जिसे हम कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी या जो रेगुर मिट्टी है वह 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इस मृदा का अगर प्रतिशत की बात करें तो लगभग 15% भाग पर इस मृदा का हमें विस्तार मिलता है। यह मृदा भारी व मध्यम वर्षा की दशा में क्रिस्टलीय चट्टान के ऊपर एक तरह से विकसित होती है। यह मृदा दक्कन लावा, ग्रेनाइट और नीस द्वारा निर्मित होती है। दक्कन लावा, ग्रेनाइट और नीस द्वारा काली या कपासी मृदा का निर्माण होती है। इसमें मैग्नीशियम और लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग गहरा काला होता है।
नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक पदार्थ की कमी इसमें तथा पोटास व चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम से परिपूर्ण मृदा होती है। विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तर कर्नाटक, राजस्थान के बूंदी और टोंक जिले का कुछ भाग, जिसमें कोटा और उस में भी कुछ हिस्से में काली मिट्टी मिलती है, तथा केंद्रीय और दक्षिणी तमिलनाडु के पठारी क्षेत्र में हमें काली मिट्टी का विस्तार मिलता है। यह मृदा कपास की कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। इसकी जलधारण क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए सामान्य रूप से शुष्क कृषि जलवायु दशाओं में इस मृदा का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कृषि के लिए उत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करता है। सामान्य रूप से इस मृदा में कपास के अलावा मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन और तिलहन की फसलें की जा सकती है। यह मृदा एक प्रकार की क्षेत्रीय मृदा है। ये गीली होने पर काफ़ी चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जब ये शुष्क हो जाती है तो सिकुड़ने के कारण इसमें लंबी गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इस मृदा को हम स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं कि ये मृदा काली या कृपाशी जो मृदा है ये खुद अपनी जुताई करती है। तीसरे प्रकार की जो मृदा है उस मृदा का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है वह मुख्य रूप से लगभग इसके बराबर ही 5.18 लाख पर किलोमीटर क्षेत्रफल में मिलती है। यह भारी और मध्यम वर्षा की दशा में क्रिस्टलीय चट्टान के ऊपर विकसित होती है। ये लाल और पीले रंग की होती है, तो इसे लाल और पीली मृदा के नाम से भी किसी स्थान पर जाना जाता है। सामान्य रूप से इसका रंग लो अयस्क की उपस्थिति के कारण लाल होता है, लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ, फास्फोरस, नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। पोटास और एल्यूमिनियम इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। लेटेराइट जैसी अम्लीय परंतु उससे कम निक्षालित ये होती है। इसका जो अगर क्षेत्र विस्तार की बात करें तो तमिलनाडु में, पूर्वी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के ज़्यादातर हिस्सों में, दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों में, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं वहाँ इसका सबसे अधिक मात्रा में विस्तार हमें मिलता है। अगर हम बात करें झारखंड का, जैसे संथाल परगना, छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी बंगाल का जो पठारी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा आदि जो जिले हैं, इसी प्रकार पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र में भी एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मृदा हमें दिखाई देती है। ऊंचे वाले भाग जो होते हैं वहाँ ये पतली, कंकरीली और हल्के रंग की होती है, लेकिन निम्न मैदानी भागों में इसकी मृदा का जो रंग है वो तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। यह एक तरह से निक्षालित मृदा की श्रेणी में आती है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल हमें कर्नाटक राज्य में मिलता है। इसमें भी अगर कृषि की दृष्टि से हम बात करें तो दलहन, चावल और मोटे अनाज की कृषि पर्याप्त मात्रा में होती है। तमिलनाडु व कर्नाटक के कुछ भागों में इसमें रबड़ और कहवा के बागानों का भी विकास हुआ है। अगला जो मृदा का क्रम है वह है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा लगभग 3.7% क्षेत्र पर है। ये एक स्थानबद्ध मृदा एक विशेष स्थान पर ही मिलती है और इसका जो निर्माण एक विशिष्ट जलवायु का परिणाम होता है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा, जहाँ की क्रमशः शुष्क व आर्द्र मौसम हो और अत्यंत निक्षालन हो, वहाँ इस मृदा का विकास होता है। तो यहाँ उष्ण वर्षा कटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ अत्यधिक तापमान भी होना चाहिए और वर्षा भी होनी चाहिए, तो और वर्षा होने के साथ साथ आर्द्र और शुष्क मौसम एक निश्चित प्रक्रिया के तहत बने रहें, वहाँ इस मृदा के विकास की संभावना पर्याप्त रहती है। सामान्य रूप से ऊंचे क्षेत्रों में अधिक अम्लीयता, एल्यूमिनियम व लोहे के हाइड्रोक्साइड की इसमें पर्याप्तता रहती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अम्लों की इसमें कमी पाई जाती है। ये मृदा उन स्थानों में मिलती है जहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जैसे कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी घाट के ढलान वाले क्षेत्रों में इसका विशेष संकेंद्रण हमें मिलता है। यह मृदा शुष्क मौसम में सूखकर ईंट की तरह कठोर हो जाती है तथा गीली होने पर शाही की तरह कोमल सी हमें महसूस होती है। इसकी उर्वरा शक्ति लाल मृदा से कम होती है। यहाँ भी मुख्य रूप से मोटे अनाज, काजू की कृषि की जाती है। अम्लीय होने के कारण इसमें चाय की कृषि भी
की जाती है। इस मृदा का अगर सर्वाधिक विस्तार की हम बात करें तो केरल और जो कर्नाटक हैं वहाँ लेटराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार हमें मिलता है। अगला जो मृदा का क्रम है वह है रेगिस्तानी मृदा या मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा सामान्य रूप से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मृदा का विकास मिलता है। वायु द्वारा तथा स्थानांतरित उच्च तापमान के कारण अपक्षयण से इस मृदा का अर्थात भौतिक अपक्षय के द्वारा इस मृदा का विकास होता है। ये देश के उत्तर पश्चिमी भाग के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये मिलती है। ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें कमी मिलती है। फास्फोरस इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कम वर्षा से निक्षालन कम होने के कारण ऊपरी स्तर पर खनिज मात्रा की बहुलता हमें इसमें मिलती है। अगर क्षेत्रगत विस्तार की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में कच्छ के रण में इसका विस्तार मिलता है। अर्थात भारत के पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा वाले क्षेत्रों में जहाँ की मरुस्थलीय दशाएं हैं वहाँ रेगिस्तानी या मरुस्थलीय मृदा का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है। सामान्य रूप से राजस्थान के गंगानगर जिले में इस मृदा में धान और गन्ने की खेती होती है। मोटे अनाज में मुख्य रूप से यहाँ बाजरा इस मिट्टी में उपजाया जाता है। अगर हम अगले क्रम की मृदा की बात करें तो वह मृदा है पहाड़ी मृदा। पहाड़ी मृदा की जब हम चर्चा करते हैं तो हम बात करते हैं इसका निर्माण वनस्पति के विकास से प्राप्त जैविक पदार्थों के अपघटन से होता है। तो पहाड़ी मृदा का जो निर्माण होता है वो जैविक पदार्थों के अपघटन से होता है, इसलिए इसे वन्य मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए जैविक तत्व जैविक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं और इसलिए इसे वन्य मृदा भी कहा जाता है। इसकी उर्वरक क्षमता पर्याप्त होती है। पोटास, फास्फोरस और चूना की कमी इसमें होती है, लेकिन ये मृदा चाय और कॉफ़ी के लिए काफ़ी मात्रा में लाभदायक होती है। तो चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए पहाड़ी मृदा या पर्वतीय मृदा लाभदायक होती है। जैसे कहते कि बागानी जो कृषि है वो बागानी कृषि पर्वतीय मृदा या पहाड़ी मृदा में होती है। जम्मू कश्मीर का हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी घाट के साथ कुछ प्रायद्वीपीय भागों में पर्वतीय मृदा का विस्तार मिलता है, जिसका सबसे अधिक विस्तार हमें हिमालय क्षेत्र में मिलता है या उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। इस पर्वतीय मृदा या पहाड़ी मृदा में अनेकों जनजातियों द्वारा झूम कृषि द्वारा कृषि की जाती है। और झूम कृषि का तात्पर्य है कि जो आदिम जनजाति समूह है वह कुछ समय के लिए इस भूमि पर कृषि करते हैं। जब उसका उपजाऊपन कम हो जाता है तो उस भूमि को छोड़ देते हैं, फिर अन्य स्थान पर भूमि को जलाकर नए सिरे से कृषि करते हैं। तो इसे काटना और जलाना कृषि के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात बार बार इसमें स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया रहती है। तो पहाड़ी मृदा सामान्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ बागान पर्याप्त मात्रा में यहाँ विकसित हुए हैं। कहवा, मसाला, फलों की कृषि इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में होती है। अगला जो मृदा का क्रम है वो है कार्बनिक व पीट मृदा। ये जो मृदा है ये उष्ण व गर्म पर्यावरण में अधिक मात्रा में गर्म पर्यावरण में अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थों के जमा होने के कारण विकसित होती है। ये गाढ़ा पूर्णतः काला रंग होता है, बहुत तीव्र अम्लता और खारापन इसमें पाया जाता है। इसके अगर विस्तार की बात करें तो ये सूखे झील, तटीय भूभाग, जलाकांत क्षेत्रों में जैसे केरल के खाड़ी क्षेत्र, तमिलनाडु, तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में इनका संकेंद्रण मिलता है। तो ये एक सामान्य हमने मृदा की विशेषताओं के संदर्भ में हमने बात की थी। अब हम इसमें मृदा मानचित्र के द्वारा भी एक देखते हैं कि भारत में जो मृदा वर्गीकरण है वो किस प्रकार अपना है। तो आप देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं भारत के मृदा मानचित्र की, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने अलग अलग शेड्स में मृदा का निर्धारण किया है। तो जो सीधी खड़ी रेखा है हम सबसे पहले उससे पर्वतीय मृदा की बात करते हैं। तो पर्वतीय जो मृदा है आप देखेंगे कि सीधी खड़ी रेखा जहाँ जहाँ है इस मानचित्र में, जम्मू कश्मीर से लेकर ये जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है यहाँ मुख्य रूप से पर्वतीय मृदा में दिखाई देती है। उसके बाद हम जब उत्तर पूर्वी भाग की पहाड़ी क्रम की बात करें तो वहाँ हमें पर्वतीय मृदा दिखाई देती है। उसके बाद जो
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम का जो कुछ भाग है जो डॉट डॉट के द्वारा आपको दिखाई दे रहे हैं, वह जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से नदियों द्वारा अपने हिमालय से आने वाली सभी नदियों ने अपने जलोढ़ जमाव द्वारा इस विशाल मैदानी भाग का निर्माण किया है। ये जो पश्चिमी भाग में हम देख रहे हैं, ये एक विशेष मरुस्थलीय मृदा का संकेंद्रण है जो कि थार के मरुस्थल में पाई जाती है। इसके अलावा इस तरह की कुछ मृदा दक्षिणी भारत में भी जो वृष्टि छाया प्रदेश है वहाँ में मिलती है। तिरछी रेखाओं के द्वारा आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठारी भाग में लाल मृदा का जो संकेंद्रण है वो हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, ठीक है, दंडकारण्य प्रदेश से लेकर फिर तेलंगाना रीजन, और तेलंगाना रीजन के बाद दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, पलनी पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों के जो क्षेत्र हैं वहाँ मुख्य रूप से हम लाल मृदा का संकेंद्रण पाते हैं। मुख्य रूप से अगर इससे उत्तर में जाकर हम मानचित्र में देखें तो आप देखिए कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, तेलंगाना का कुछ भाग, आंध्र का कुछ भाग, वहाँ में जो खड़ी रेखाओं के द्वारा जिनकी दूरी अधिक है वो काली मृदा के रूप में ये जो क्षेत्र है ये काली मृदा का क्षेत्र हमें दिखाई देता है। इन्हीं में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल क्षैतिज रेखाओं के द्वारा जो हम बता रहे हैं जहाँ की 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, इन भागों में मुख्य रूप से हमें लेटराइट मृदा का संकेंद्रण मिलता है। आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम मृदा क्षरण से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।